प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा। आज के मेरे गेस्ट हैं, आप सोच नहीं सकते हैं कि वो कितने बड़े नाम को मैं लेकर के अपने साथ में आई हूँ। ही वॉज वेरी बिजी और मैं बहुत दिन से सर को चेस कर रही थी। आप हैं बीएसएफ के रिटायर्ड आईजी भोलानाथ शर्मा जी और उनको सामने आप उनका नाम देख रहे हैं, बीएन शर्मा जी। सर आपका नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिता जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया और मैं भी आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ रेगुलरली। और ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे आज बैठने का और आपके सामने बात करने का मौका दिया। और जहाँ तक हो सकेगा जो भी मेरी जानकारी है मैं कोशिश करूँगा उन पर जो भी जितना मैं जानता हूँ उस पर बात कर सकूँ। माय ऑनर सर। और मेरे साथ मेरे दूसरे गेस्ट हैं हरबीर सिंह सूरी जी। सूरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नंदिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे निमंत्रण दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और शर्मा जी, आईजी सर, जय हिंद सर, आई सैल्यूट यू। नमस्कार जैन, थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। थैंक यू। सूरी जी से आप पहले भी मेरे चैनल पे मिल चुके हैं, इसलिए मैं उनका इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी। तो विल स्टार्ट राइट नाउ। बीएसएफ का एक जो उनका सिग्नेचर है, दैट इज ड्यूटी अनटू डेथ और जीवन पर्यंत कर्तव्य। आर्मी के बारे में या आर्मी की दूसरी विंग्स के बारे में, एयरफोर्स के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बीएसएफ एक ऐसी विंग है हमारे डिफेंस फोर्सेस की जिसके बारे में हमको बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। तो आज उसी पे चर्चा करने के लिए मैंने आज सर को इनवाइट किया है। सर मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो पुटअप करेंगे वो मैं सूरी जी को देती हूँ। सूरी जी प्लीज आप शुरू करिए, फिर देन आई विल कम इन। नमस्कार, थैंक यू नंदिता जी। सर, गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टू सूरी जी। जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स। मेरे मन में एक सवाल ये रहता है कि जैसे हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, और उनके सुप्रीम कमांडर जो हैं वो हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जी। तो ये जितने भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए यूज की जाती हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे असम राइफल्स हो, चाहे आईटीबीपी हो, ये सब किसके अधीन आती है? मतलब इनको कौन कंट्रोल करता है? क्या ये रक्षा मंत्री कंट्रोल करते हैं या गृह मंत्री कंट्रोल करते हैं? ये थोड़ा सा एक लोगों के मन में भी ये प्रश्न है जो मैं आपसे पूछूं। ठीक है, मैं इसका ब्रीफली जवाब देता हूँ कि जैसे आपने कहा कि जितनी हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनके लिए जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कमांडर हैं, यानी उनको एक वो अपॉइंटमेंट है एज ए सुप्रीम कमांडर। जिन फोर्सेस का आपने जिक्र किया, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, ये सब केंद्र की सशस्त्र आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं। सीएपीएफ हमको बोलते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। इन फोर्सेस का टाइम टू टाइम अपने अपने रोल के हिसाब से इनका गठन किया गया। इन फोर्सेस में 3 फोर्सेस ऐसी हैं जो बॉर्डर गार्डिंग के लिए हैं। बॉर्डर गार्डिंग मतलब जो हमारे देश से लगती हुई सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए। इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के लिए सीमा सुरक्षा बल रिस्पॉन्सिबल है। नेपाल और भूटान के लिए एसएसबी और इंडो तिब्बतन बॉर्डर के लिए आईटीबीपी। ये तो होगी हमारी 3 बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस। इसके अलावा सीआरपी एक मेजर इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स है, हमारी सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स, बल्कि वो सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी फोर्स है, जिसका काम विशेषकर इंटरनल सिक्योरिटीज को देखने का है। जहां भी कोई इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है और उसके लिए उन्होंने स्पेशलाइज्ड फोर्सेस भी तैयार कर रखी, जैसे रैपिड एक्शन फोर्स है, कोबरा बटालियंस हैं। ये सब सीआरपी के ही अंग हैं और ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम आते हैं। इसके अलावा एक फोर्स है सीआईएसएफ, जिसका काम बेसिकली जितने भी हमारे देश में वैल्यूएबल इंस्टॉलेशंस हैं, एयरपोर्ट्स हैं और भी इंडस्ट्रीज हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए एक ये स्पेशल फोर्स है। एंड लास्ट इज असम राइफल, जो जिनकी जो कमांड है वो तो आर्मी ऑफिसर करते हैं, लेकिन वो आती मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के है। ये जितनी मैंने फोर्सेस बताई हैं ये सब
होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं और होम मिनिस्टर ही इनके इंचार्ज मिनिस्टर हैं। और इन फोर्सेस का बेसिकली काम यही है कि जितनी भी हमारी देश की सिक्योरिटी रिलेटेड नीड्स हैं उनको वो पूरा कर सकें। मुझे लगता है इससे आपको मैं कुछ और जानना चाहेंगे तो मैं बता सकता हूँ। नहीं, थैंक यू, धन्यवाद सर। मैं खाली इस पे एक ही बात जोड़ना चाहता था। ये जैसे झारखंड हुआ, बिहार हुआ, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र है, आंध्रा है, इन 5 स्टेट्स में कुछ इंटरनल जो एक नक्सलाइट का टेररिज्म है, इनको हमारी फाइटिंग फोर्सेस में से क्या बीएसएफ इनसे पेश आती है या कौन इनको हैंडल करता है? ये जो स्टेट्स हैं जहां पर नक्सलवाद पिछले कई दशकों से जो चलता आ रहा है और अब ये काफी हद तक कंट्रोल में आ चुका है। आपने कहा कि क्या इसमें बीएसएफ भी इन्वॉल्व है? जी हाँ, बिल्कुल। बीएसएफ जो है वो झारखंड, इसमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन 2 जगह पर बीएसएफ भी एंटी नक्सल ऑपरेशन में रोल में लगी हुई है और पिछले करीब 12-13 साल से हम वहाँ डिप्लॉयड हैं। बेसिकली वहाँ पर जो जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस है ये सब वहाँ की जो स्टेट पुलिस है उसकी एड करने के लिए हैं। वी आर देयर, वी डोंट हैव एनी स्पेशल पावर इन दीज स्टेट्स, वी आर देयर टू असिस्ट द लोकल पुलिस और उनके साथ मिलकर ही हम ऑपरेशन करते हैं। तो बेसिकली वहां पर मेजॉरिटी में जो है वो सीआरपी की ही बटालियंस हैं जो एंटी नक्सल ऑपरेशन में डिप्लॉयड हैं और बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, इनकी भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो वहां पर एंटी नक्सल ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, वहां पर डिप्लॉयड है। और मैंने जैसे बताया कि जो नक्सलवाद की जो समस्या थी वो काफी हद तक अब कंट्रोल में है और इट इज ए मैटर ऑफ टाइम कि कितना और साल, 6 महीने या 2 साल तक ये, और सिर्फ फोर्सेस का ही वहां पर काम नहीं है, वहां पर डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। जो वहाँ के लोकल्स हैं उनकी जो इंटरेस्ट हैं, वेलफेयर है, वो सब गवर्नमेंट को देखना पड़ता है कि सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से ही नहीं नक्सलवाद को कंट्रोल किया जा सकता, उसमें और भी बहुत सी चीजें हैं जो वहां पर हमें देखभाल करनी है, जिसका क्योंकि नक्सलवाद की जो जन्म हुआ था उसके रीजन जो हैं वो हम सब जानते हैं कि वो जमीन के ऊपर ही स्टार्ट हुआ था। ये जो नक्सलवाड़ी जगह है बंगाल में, उस टाइम ये वहां से ही शुरू हुआ था और करते करते ये एक पूरा रेड कॉरिडोर बन गया था जिसमें 5-6 स्टेट्स आ गए थे, आंध्रा, इवन महाराष्ट्र तक जो था ये इसका काफी असर था। अब धीरे धीरे ये काफी कंट्रोल हो गया। Yes, you're right. Very recently, सर मैं very recently, I'll just conclude, Nandita ji. Very हाँ, recently, sure, please. very recently हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये स्टेटमेंट भी दी थी कि सन 2026, दैट इज नेक्स्ट ईयर, के मार्च या अप्रैल तक ये टोटल नक्सलिज्म जो है, नक्सलाइट प्रॉब्लम जो है हमारे देश में से ये खत्म हो जाएगी। और इससे बड़ा उन्होंने देश को आश्वस्त किया और हम सब यही देख रहे हैं और दिस इज एलिमिनेटेड वंस फॉर ऑल। यस नंदिता, आपकी बात ठीक है सूरी जी। जो होम गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरा समाप्त कर देंगे, ये उनका कहना जो है, दावा करना, ये उनके जितनी भी हमारे उनके पास सभी इनपुट्स हैं, सब जानते हैं कि कैसे किस स्टेज पर हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हम कभी कभी जब ऐसे क्लेम करते हैं तो इससे जो नक्सलाइट्स हैं या इंसर्जेंट्स हैं या टेररिस्ट हैं वो अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करके दिखा देते हैं या ऐसा कुछ हादसा कर देते हैं ताकि वो एक तरह से गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हो, जैसे, है ना, वो दिखाने जाते हैं कि यस, नो, वी आर नॉट फिनिश्ड, वी आर स्टिल, वी कैन डू द डैमेज और वी कैन स्टिल कंट्रोल द शॉट। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जब भी हमने कोई ऐसा क्लेम किया, इवन कश्मीर में भी, JNK में भी, जब भी कभी कोई ऐसी मेजर इवेंट होती है तो उससे पहले जो मिलिटेंट हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि उनको कुछ पब्लिसिटी मिल सके, कुछ माइलेज मिल सके। तो हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे जैसे हम इस
नक्सलवाद को खत्म करते जा रहे हैं। हमें बिल्कुल भी अपना जो वो है गार्ड उसको लोअर नहीं करना है। हमें बिल्कुल आखिरी नक्सल के जो ग्रुप्स हैं उनको खत्म करने तक, उनको समाप्त करने तक, न्यूट्रलाइज करने तक हमें अपना जो अलर्टनेस है वो पूरा बरकरार रखना है, ताकि कोई ऐसा डेस्परेशन में वो ऐसा कोई काम ना कर दें जिससे हमें नुकसान उठाना पड़े। क्योंकि वहां पर मैक्सिमम जो वो नुकसान पहुंचाता है सिक्योरिटी फोर्सेस को, वो है आईडीज के थ्रू, जो उन्होंने जगह जगह पर पहले से लगा रखी हैं, और उनको जब चाहते हैं उसको वो एक्टिवेट करते हैं। तो हमको उन आईडीज को पूरा रिकवर करना है, उन आईडीज को न्यूट्रलाइज करना है। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे नक्सलवाद को, क्योंकि नक्सलवाद ने ओवरनाइट नहीं बना था ये, या इंसर्जेंसी जो है वो ओवरनाइट नहीं बनती। जो चीज ओवरनाइट नहीं बनी वो ओवरनाइट खत्म भी नहीं हो सकती, क्योंकि हर चीज धीरे धीरे टाइम लेती है। मैं अपने व्यूवर्स को बोलूंगी, आई एम सो सॉरी अगर आपको ठक ठक की आवाज आ रही है तो थोड़ा सा बेयर करिए, क्योंकि आज मेरी हैमस्टर जो है वो घर से भाग गई थी और पाइप में जाके फंस गई थी, तो प्लम्बर आया है, वो पाइप जोड़ रहा है उसको बाहर निकाल करके। सर ये नहीं, बहुत ट्रॉमा हो गया था सर। आई वाज अबाउट टू कैंसिल द रिकॉर्डिंग टुडे बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो पाइप में फंस गई थी और बहुत इतने छोटे से हैमस्टर होते हैं तो उनको निकालना वाज वेरी डिफिकल्ट वहां से, तो पूरा पाइप वाइप सब तोड़ा गया है उसको बाहर निकालने के लिए। तो सॉरी फॉर दैट थिंग, अगर ठक ठक की आवाज आ रही है तो घर के काम चलते रहते हैं, कोई नहीं। जी We सर, have to carry on with normal things. So the एंड शी rescue इज माय operation पेट is सर, done. वेरी डार्लिंग पेट ऑफ माइन। So अच्छा सर, अभी आप जी, अभी आपने सर नक्सल, सुनी जी आपकी वॉइस थोड़ा सा बीच में क्रैक कर रही है, थोड़ा सा या तो माइक के पास आइए आप थोड़ा सा। ठीक है, हाँ Is it better now? सर अभी जिस बोलिए सर। नहीं, गणिका, is it सुनी better जी, now? Is it हाँ better? बेटर, आप हाँ माइक थोड़ा पास करके हाँ करिएगा। सर अभी आपने नक्सलाइट के बारे में आपने बात की, वो हमारा एक और बहुत कोर इशू है जिसके ऊपर कि गवर्नमेंट जो है वो दिन रात काम करने में लगी हुई है। और जैसे आपने बताया कि एक टाइम फ्रेम बता दिया गया है कि इस टाइम फ्रेम में इनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, इनकी प्रेजेंस है उनको खत्म कर दी जाएगी। उसको दिखाने के लिए, वो अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए चैलेंज करते हैं गवर्नमेंट को और बहुत सारा चीजें वो ब्लास्ट करते हैं, जैसे आपने बताया भी आईडी जो है पूरी बिछा करके रखी हुई है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, हमारी जो बॉर्डर है दैट इज वेरी पोरस, वहां पे बीएसएफ जो है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सिक्योरिटी हमारी, अगर हम इंडो पाक की बात करें और स्पेशली आजकल बांग्लादेश की अगर हम बात करें और बॉर्डर एरिया पे अगर हम बांग्लादेश की बात करें, तो 2500 सिर्फ बीएसएफ पर्सनल्स को डिप्लॉय किया गया है 60 किलोमीटर्स की एरिया में। गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट, बट ये जो सिक्योरिटी इशू बीएसएफ फेस करती है ऑन द पोरस बॉर्डर ऑफ इंडिया, वहां पे किस तरीके से इसको आप टैकल करते हैं? मैं जो बॉर्डर की डिस्क्रिप्शन है मैं थोड़ा सा दोनों तरफ का बता देता हूँ, वेस्टर्न बॉर्डर का भी और बांग्लादेश के साथ भी। देखिए, जब 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो जो जिस लाइन को बॉर्डर लाइन बनाया गया था, बॉर्डर लाइन जो है वो हम समझते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि इट इज ए इमेजिनरी लाइन, बॉर्डर लाइन इज ए इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू, और इसकी कोई विड्थ नहीं है। it has no width. IB has no width, but it is connected with the help of international borders. तो उस टाइम जो बॉर्डर का डिमार्केशन हुआ या जो डिवाइड किया गया, वो हुआ था रिलीजियस लाइन के ऊपर। रिलीजन, और जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां पर पाकिस्तान की तरफ चला गया, जो हिंदू मेजोरिटी थी वो हमारी तरफ आ गई। तो ये जो बॉर्डर है ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड बॉर्डर है। तो आर्टिफिशियली क्रिएटेड बॉर्डर में अपनी एक और समस्याएं होती हैं। जिग जैग बॉर्डर है, और खास करके बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है वो मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड के मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर्स पे से है, क्योंकि वहां पर जो
पॉपुलेशन है वो बिल्कुल जीरो लाइन तक, जीरो लाइन हम बोलते हैं जहां पर आईवी पास होती है, बिल्कुल जीरो लाइन तक वो रहते हैं। जीरो लाइन तक वो खेती बाड़ी करते हैं, उनका आना जाना। और कुछ परिवार ऐसे हैं जो बांग्लादेश में है, कुछ आधा परिवार उनका इंडिया में है। तो ये सब चीज करते हुए, क्योंकि बॉर्डर जो हमारा पास हो रहा है, कहीं नदी से पास होता है, कहीं जंगल से पास हो रहा है, तो जो पोरस होने का मतलब ये है कि जहां पर दोनों स्टेट कंट्रीज को सेपरेट क्लियरली ना किया गया हो, और जहां पर बॉर्डर ऐसा हो जिसको जो क्रिमिनल्स हैं वो जब भी चाहे वो पार कर सकें। तो पहले तो बिल्कुल बॉर्डर ये ओपन था, मतलब आप समझ लीजिए जब प्रॉब्लम हमारी बांग्लादेश के साथ में बढ़नी शुरू हुई, इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम, जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स हैं उनकी प्रॉब्लम, तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इंडिया ने अपने इनिशिएटिव से, अपने खर्चे से, हमने वहां पर बॉर्डर फेंस का निर्माण किया, जिसके लिए शुरू में बांग्लादेश ने बहुत ऑब्जेक्शन उठाया, क्योंकि उनको लगा ये कि अगर इंडिया एक तरह से फेंस लगा रहा है तो जो उनकी लाइफ है वो इफेक्ट करेगी, क्योंकि उनकी बहुत सारी चीजें थी, जो गांव वाले हैं बॉर्डर पे रहते हैं बांग्लादेश के, उनको बहुत सारी चीजों पर इंडिया पर डिपेंड करना पड़ता था। उनके लिए उस लाइन का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जो जिंदगी भर उस लाइन को जिन्होंने जो वहां पर पहले से रहते आए हैं, उनसे उनको इस बात का फर्क नहीं पड़ा कि ये अब इंडिया और बांग्लादेश बन गया है। जब इंडिया आजाद हुआ था तो काफी लोगों को तो पता नहीं चला था कि हम बांग्लादेश बन गए। ये उस टाइम तो पूर्वी पाकिस्तान था, तो हम पूर्वी पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान का हिस्सा है। जो बात पोरसनेस की है, वो अभी ऐसा है कि जो बॉर्डर फेंस है वो तकरीबन बांग्लादेश में तकरीबन समझ लीजिए 90% तक तो वहां पर काम हो चुका है। और बहुत सा हमारा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ में ऐसा है जो रिवराइन है, और रिवराइन बॉर्डर होने पर वहां पर जो फेंस है उसकी लगाना जो है वो काफी चैलेंजिंग है। और बहुत सारे कुछ एक ऐसे गैप्स हैं जहां पर फेंसिंग के लिए बांग्लादेश अथॉरिटीज जो है वो प्रोटेस्ट करती हैं, क्योंकि जो फेंस है उसको हम बॉर्डर गाइडलाइंस होती हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, हम उनके मुताबिक उन गाइडलाइंस के ही मद्देनजर रखते हुए हम ये बॉर्डर फेंस लगा कर रहे हैं। और ये बॉर्डर फेंस जीरो लाइन से 150 गज से बाहर होनी चाहिए। अगर वो 150 गज से अंदर कहीं पर लगाने की जरूरत पड़ जाए तो वो उस पर ऑब्जेक्ट करते हैं। फिर जब वो ऑब्जेक्शन को हम मिल करके अपने बॉर्डर मीटिंग करके या कॉन्फ्रेंस करके उस ऑब्जेक्शन को रिजॉल्व करते हैं, जब वो क्लियरेंस देते हैं उसके बाद ही हम उस गैप को कवर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गैप्स हैं इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर। और दूसरी प्रॉब्लम वहां पर एक और ये भी है कि जहां पर कुछ एक गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल जैसे मैंने बताया बिल्कुल जीरो लाइन पे हैं। अब उन गांवों को अगर हमें सेपरेट करना तो हमें बॉर्डर फेंस उस गांव और जीरो लाइन के बीच में लगानी पड़ेगी, लेकिन वो इतने नजदीक हैं, यानी कि 150 गज से कम है, तो बांग्लादेश जो है उनको वहां पर फेंस लगाने के लिए ऑब्जेक्ट करता है। तो ये सब चीजें हैं जो पोरोसिटी को बढ़ाती हैं, लेकिन इसको कवर करने के लिए बीएसएफ जो डिप्लॉयमेंट है, जैसे आपने कहा 60 किलोमीटर में एक बटालियन या दो भी जो नफरी बता रहे हैं। अब हमारे को ये है कि बॉर्डर हर जगह एक जैसा नहीं है, कहीं पर वनरेबल है, कहीं पर सिक्योर है, कहीं सेफ है। तो वो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है कि किस एरिया की वनरेबिलिटी कहाँ है। अब जिस इलाके में बॉर्डर पर कोई पॉपुलेशन नहीं है नजदीक रहने वाली, वो कंपेरेटिवली वहां पर प्रॉब्लम कम है। लेकिन जिस बॉर्डर पर पॉपुलेशन बिल्कुल जीरो लाइन पर रह रही है, मैं त्रिपुरा में, पीछे आप देख रहे होंगे त्रिपुरा बॉर्डर का मेरा फ्लैग लगा हुआ है। मैं आईजी त्रिपुरा मैं वहीं से मैं रिटायर हुआ था। तो त्रिपुरा का कुछ एक हिस्सा ऐसा है अगरतला के आसपास का कि बिल्कुल बैंग ऑन बॉर्डर हमारे लोग रह रहे हैं, और घर के पीछे ही हमारा संतरी खड़ा होता है जो वहां पर गार्ड करता है। अब 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए भी उसकी नजर थोड़ी सी सॉरी हटी तो कोई ना कोई वहां पर उसको क्रॉस कर सकता है। तो ऐसी जगह पर हमें बहुत चैलेंज देखना पड़ता है। कई जगह जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके साथ में बॉर्डर क्लैशेस भी हो जाते हैं, कहीं वो
बीएसएफ के जो गार्ड है, अगर वो स्ट्रेंथ उनकी अगर ज्यादा नहीं है तो वो उन पर अटैक भी करते हैं। और बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट यही है कि जो उनकी जो नॉर्मल लाइफ है बॉर्डर पे रहने की, वो चाहते हैं कि उसपे कोई सिक्योरिटी फोर्स जाए और दखल अंदाजी ना करे, है ना। और जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश को इंडिया पर डिपेंड करना पड़ता है कैटल्स के लिए। जो कैटल्स हैं, कैटल स्मगलिंग है, हम तो उसको कैटल स्मगलिंग बोलते हैं, लेकिन उनके लिए वो कैटल का ट्रेड है, क्योंकि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो कैटल्स पर बहुत डिपेंड करती है। कैटल्स की वजह से ही उनका जो बीफ इंडस्ट्री है वो चल रही है, कैटल की वजह से उनका लेदर इंडस्ट्री चल रही है, कैटल की वजह से उनकी क्रॉकरी जो है वो दे आर वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो बांग्लादेश को डिपेंडेंसी हमारे इंडिया पर बहुत है। जैसे आपने बताया, इन्फिल्ट्रेशन के हिसाब से उनके बंदे हमारे यहाँ आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए या जिस भी वजह से। साथ साथ जैसे बताया कि कैटल के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है हमारे से। तो अब ये सब सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है, जो हम देख रहे हैं। और एक बटालियन जो हमारी है, वहां पर मैं ये बोलता हूँ कि जैसे बीएसएफ को बॉर्डर गार्डिंग का जो मेन हमारा रोल है, वो गवर्नमेंट को ये देखना है कि बॉर्डर गार्डिंग इज ए प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। बीएसएफ की वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक है। तो जो एक बॉर्डर पर किसी एरिया में मिनिमम रिक्वायरमेंट एक ट्रुप्स की है, उसको अच्छी तरह इफेक्टिवली गार्ड करने के लिए मैं ये बोलता हूँ कि गवर्नमेंट शुड थिंक दैट दैट नंबर शुड नॉट कम डाउन। अगर वहां पर 50 आदमी एक पोस्ट पर 50 आदमी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो वो इलेक्शन ड्यूटी के लिए या किसी और ड्यूटी के लिए वहां से निकाल करके 50 को अगर आप 30 कर देंगे तो इट विल डायरेक्टली इफेक्ट द बॉर्डर डोमिनेशन। तो ये एक असेसमेंट करने की बहुत जरूरत है। जो लोकल कमांडर्स हैं या जो भी जिस लेवल के कमांडर हैं, चाहे वो बटालियन से लेकर के फ्रंटियर तक हो, हमको ये असेस करना है कि जो उसकी वल्नरेबिलिटी है उसकी मैपिंग करनी पड़ेगी, और कौन सी एरिया ऐसे है जहां से हम स्ट्रेंथ को किसी भी हालत में उस नंबर से कम ना होने दें, ताकि वहां पर बॉर्डर डोमिनेशन इफेक्टिव होता रहे। पोरस हो या नॉन पोरस हो, दैट डज नॉट मेक ए डिफरेंस, द डोमिनेशन मस्ट बी कंप्लीट। अब बॉर्डर फेंस लगा दी हमने, अगर बॉर्डर फेंस को हम कवर नहीं करेंगे, गार्ड नहीं करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब बॉर्डर फेंस अपने आप में रुकावट नहीं है ना। तो बॉर्डर फेंस को कवर करने के लिए, उसे नजर रखने के लिए ट्रुप्स का होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होंगे तो बॉर्डर फेंस काटने को 2 मिनट लगते हैं, है ना। सर, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में जी, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। ये आपने भी बताया कि फिजिकल इन्फिल्ट्रेशन जो है ये होता है, बट विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर हम पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ देखते हैं तो विद द ड्रोन्स हमारी कंट्री में ड्रग्स आ रहे हैं, हमारी कंट्री में वेपन्स आ रहे हैं। तो बीएसएफ उस चीज को कैसे टैकल करती है जो फिजिकली ह्यूमन फॉर्म में नहीं है, बट टेक्नोलॉजिकली दैट इज थिंग इज बीइंग यूज्ड टू फिनिश आवर कंट्री, और हमारी कंट्री में ड्रग्स डालना, हमारी कंट्री में वेपन्स लेकर के आना, तो उसको बीएसएफ कैसे टैकल करती है? आपने ठीक बताया। जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ में, खास करके पंजाब और अब कुछ कुछ राजस्थान की जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है, यानी कि गंगानगर और बीकानेर से लगा जो इलाका बॉर्डर का है, अमृतसर, पंजाब, फिरोजपुर, मतलब पूरा पंजाब बॉर्डर, यहाँ पिछले 2-2.5 साल 3 साल से जो ड्रोन का जो चैलेंज है वो हमारे लिए सबसे बड़ा है। पहले पंजाब में टनल की जो थी उनकी मोडस ऑपरेंडी, वो टनल से उसको क्रॉस करते थे, मतलब करने की कोशिश करते थे कि टनल के थ्रू जो है एक्सेस प्राप्त किया जाए। अब जो ड्रोन का जो चैलेंज आया है, इसके लिए शुरू में तो हम जो विजुअल जो अपना जो विजुअल तरीके से ड्रोन को डिटेक्ट करके और हथियार से उसको शूट डाउन करने की कोशिश करते हैं, जो बड़ा मुश्किल है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो चांस की बात है कि हम किसी ड्रोन को विजुअल साइटिंग से उसको हम डाउन कर सकें। तो
आप देख रहे होंगे रोजाना कहीं ना कहीं कोई ड्रोन का गिरने का या गिरे हुए उसको ड्रोन को हम वो कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं, हमको उसमें कंसाइनमेंट भी मिल रहे हैं, वेपन के भी और ड्रग्स के भी। तो अब टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। टेक्निकली वी आर नाउ getting into the mode of dealing this drone menace through a systematic way, but it will take some time right now. जो ये है ये स्टार्ट में ही है। इसमें जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं वो कोशिश यही कर रही हैं कि हम जो ड्रोन के अगेंस्ट एक इफेक्टिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन को फॉलो कर पाए। बिगिनिंग हैज बीन मेड, और मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जो चैलेंज है ये हमारे सामने बढ़ते रहते हैं और हर चैलेंज को हम काउंटर करने की कोशिश करते हैं। और आज की तारीख में जो भी है बीएसएफ के लिए वेस्टर्न बॉर्डर पर ये जो ड्रोन मैनेज है ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक चुनौती है, और इसके लिए different agencies are working together so that we have a foolproof measure of डीलिंग विद दिस। इसके लिए फिर एक साथ में ये भी जरूरी है कि क्योंकि ड्रोन के डिटेक्शन के लिए हमें जो हमारा पीछे का इलाका है 5-10 किलोमीटर, वहां पर हमारे को एक इफेक्टिव सर्विलेंस सिस्टम की भी जरूरत है। जो ड्रॉपिंग जोन्स हैं जहां पर ये ड्रॉप करते हैं कंसाइनमेंट को, उन एरियाज को कवर करने की जरूरत है। हमारे को उन एरियाज में वी मस्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ इन्फॉर्मर्स जो हमको टाइम टू टाइम हमें खबर दे सके, और साथ साथ बीएसएफ को जो वहाँ की लोकल पुलिस है उसके साथ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन करके इन चीजों पर, इन इस चुनौती पर हम इफेक्टिवली हम इसको डील कर सकते हैं। बट एज यू सेड राइटली, इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग problem before the BSF, border guarding forces on western border, क्योंकि a single consignment is very dangerous। हम कोई भी consignment चाहे वो उसमें ड्रग हो, वेपन हो, कुछ भी हो, it is a big challenge, and we need to have a system where not even a single drone should be able to fulfill the yes। सूर्य जी, बिफोर आई कम टू माय लास्ट क्वेश्चन, आप पूछिए, आप सर से क्या पूछना चाहेंगे? एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा था सर, विच आई वांटेड टू आस्क यू, कि जैसे हमारी डिफेंस फोर्सेस में, आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट की और प्रमोशंस की, हायरकी की कुछ दिक्कतें आती हैं पेश, तो क्या बीएसएफ में भी कुछ इंटरनल रिक्रूटमेंट की, हायरिंग की एट द लोअर लेवल और इन द प्रमोशंस में कुछ, इसमें भी कुछ दिक्कत आती है क्या? सूर्य जी ने ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि जो मैन मैनेजमेंट है हमारी फोर्सेस में, उनमें करियर को लेकर अपने जो एक जवान का जो प्रोफाइल है उसको लेकर के क्या इश्यूज हैं। यस, इन मामलों पर, इस इशू के ऊपर में प्रॉब्लम्स हैं हर फोर्स में, ना कि मैं बीएसएफ ही नहीं, सीआरपी और दूसरी फोर्सेस हैं। एक तो ये है कि हमारे यहाँ जो रिक्रूटमेंट है वो अब पूरी सीएपीएफ का कंबाइंड होता है। मतलब पहले हर फोर्स अपने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिक्रूटमेंट करती थी। उनके बोर्ड जो होते थे वो जगह जगह जाकर हर स्टेट का एक कोटा फिक्स होता था और उनके हिसाब से रिक्रूटमेंट चलता रहता था। हर फोर्स अपना अपना रिक्रूटमेंट अपनी जरूरत के मुताबिक करती थी। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से जो ये रिक्रूटमेंट है ये स्टाफ सिलेक्शन एसएससी के थ्रू सबका कंबाइंड हो गया। तो एक तो इशू ये आ गया कि हर फोर्स को एक साथ डिपेंड करना पड़ता है रिक्रूटमेंट के लिए।
और जो रिक्रूट हो रहे हैं उनको भी चॉइस मालूम नहीं चलती कि जो बीएसएफ में जिसकी चॉइस थी वो शायद सीआरपी में जा रहा है, सीआरपी की जिसकी चॉइस थी वो किसी और फोर्स में जा रहा है। तो एक तो थोड़ा सा ये रिक्रूटमेंट का एक कंबाइन करने से मुझे लगता है कुछ फायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं। जहां तक बात रही प्रमोशन की, फोर्सेस में 3 लेवल पे एंट्री होती है। एक तो हो गया जवान के हिसाब से, कॉन्स्टेबलरी रिक्रूट के हिसाब से। दूसरा होता है सब एज ए सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट, और तीसरा होता है ऑफिसर के लिए। ये 3 एक एंट्रियां हैं। आर्मी में सब इंस्पेक्टर यानी जेसीओ की भर्ती नहीं होती, इन फोर्सेस में हमारे यहाँ होती है। तो जो जवान हैं हमारे, जो आज जवान सपोज 2025 में जो ज्वाइन करेगा इन फोर्स को, उनकी प्रमोशन का जो सिस्टम है वो इतना स्लो है कि यानी कि 20-22 साल लग जाएंगे उसको अपना पहला प्रमोशन पाने में। क्योंकि अभी क्या हुआ, पिछले 5वें या 6ठे वेतन आयोग में ये हुआ था कि जो हमारे यहाँ लास्ट नायक और नायक का जो रैंक होता था उसको उन्होंने खत्म कर दिया। उसको खत्म करने से जितने हमारे फोर्सेस वाले थे, इनको जो दिल्ली पुलिस का जो वो पे स्केल था वो उनको मिल गया, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि लास्ट नायक और नायक का जो रैंक था वो खत्म हो गया। पहले एक जवान भर्ती होने के 6-8 साल में उसको लास्ट नायक मिल जाता था, 12-13 साल में वो नायक बन जाता था। कम से कम उसको यहाँ पर दिखाने के लिए एक पिच्ची तो लगती थी कि यस, मैं जवान से उठ करके अब मैं एक ओहदेदार बन गया हूँ। लेकिन वो जब खत्म हो गया तो उनका जो रैंक था वो जो प्रमोशन है वो बहुत स्लो हो गए। 20 साल में तो एक आदमी जो है वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के घर भी जा सकता है। यानी कि अगर वो एक जवान 20-22 साल तक अगर वो हवलदार नहीं बनता तो वो यही सोचता कि यार मैं इतना साल मैंने नौकरी कर लिया, प्रमोशन मेरा हुआ नहीं, तो मैं 20 साल में क्यों नहीं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके घर जाऊं और कुछ काम करूं। तो एक तो उससे डिमोरलाइजेशन आ रखा है, और दूसरा ये है कि फिर एक बंदा जो है ना उसमें एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि इतना टाइम कर लिया हमने, हमें कुछ मिल नहीं रहा। डीमोटिवेशन हो जाता है उसको। डीमोटिवेट होगा तो उसका जो काम करने की जो उसकी इच्छा शक्ति है वो थोड़ी कम हो जाती है। उसमें इनडिसिप्लिन की भावना आ सकती है। जब वो कहेगा यार कुछ हो नहीं रहा तो मैं क्या करूं, मतलब इट इज समथिंग, एक नेगेटिविटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। देखिए, पैसा हर चीज नहीं है। आप उसको कहें कि हम आपको रैंक के बजाय हम आपको पैसा दे रहे हैं, तो पैसे से एक आदमी जो फोर्स में आया हुआ ही नीड सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही नीड सम एलिवेशन इन हिज लाइफ। उसके जो बच्चे हैं, परिवार है, फैमिली है, वो भी चाहते हैं कि हमारा जो वो है इनको अपनी नौकरी में थोड़ा उनको एलिवेशन मिले, नया रैंक बने, नई जिम्मेदारी आए, है ना। अब वो अगर एक कांस्टेबल ही बेचारा जाके गांव में जाएगा तो उसको शर्म आएगी। गांव वाले भी पूछेंगे अबे तू नालायक है क्या जो अभी तक प्रमोट नहीं हुआ, है ना। तो ये चीजें जो है, जो साइकोलॉजिकल जो चीजें होती हैं ट्रुप्स के लिए, आदमी के लिए, वो बहुत जरूरी है। मोटिवेशन ये एक नीड्स होती हैं, ये दीज आर द ह्यूमन नीड्स विच वी मस्ट थिंक एज ए कमांडर। हम यही चाहते हैं कि जो हमारे जवान हैं, जो हमारे हम तो उनको बच्चे ही मानते हैं ना, इनको इज्जत के साथ इनका क्योंकि नौकरी कर रहे हैं, यूनिफॉर्म की नौकरी कर रहे हैं, दे मस्ट हैव ए ऑनरफुल लाइफ। और इनका जो जी, ये बहुत जरूरी है। नहीं, ये बहुत अच्छे से आपने इसका डिटेल दिया, और मैं ये चाहूंगा कि जो भी हमारा कार्यक्रम ये सरकार तक पहुंचे और गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनके लिए अच्छे पॉजिटिव स्टेप्स जरूर उठाए, क्योंकि सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ अपनी जो ईगो है, मैच्योरिटी लेवल्स हैं, जो हमारी प्रमोशन है, ये मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। हाँ नंदिता जी। माय लास्ट क्वेश्चन सर, प्रेजेंट गवर्नमेंट विमेन एम्पावरमेंट की तरफ में बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रही है। How do you see, is there any plans to increase the number of women in BSF? और क्या वो फ्रूटफुल होगा अगर BSF बॉर्डर पे अगर हम विमेन फोर्स को हम पे रखते हैं तो? देखिए, BSF में और बाकी फोर्सेस में
जो एक परसेंटेज दिया हुआ है कि इतने परसेंट महिलाएं नौकरी में होनी चाहिए, वो अभी शायद उतना हम पूरा उसको कर नहीं पाए, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है महिलाओं की जो बीएसएफ में, वो जो उसकी शुरुआत हुई थी कि इनको बॉर्डर के लिए ही इनको बीएसएफ में इंडक्ट किया गया था। सॉरी, इनको बॉर्डर ड्यूटी के लिए ही इंडक्ट किया गया था, क्योंकि जो हमारी बॉर्डर पर बॉर्डर फेंस लगी है ना, वहां पर गेट्स होते हैं। सॉरी, उनको उन गेट पर महिलाएं जो सामने पार होके काम करने के लिए जा रही हैं, या खेती बाड़ी करने के लिए, या किसी के लिए, तो उनकी जो रिस्किंग है, उनकी जो हर एक जो भी आदमी फेंस से आगे जाता है उसकी तलाशी की जाती है। तो ये महिलाओं को शुरू में उसी काम के लिए ही लिया गया था कि ताकि बॉर्डर पर ये उनकी प्रेजेंस हो, और क्योंकि एक महिला को महिला ही सर्च कर सकती है, उनको इस काम के लिए ही उनको रखा गया था। और धीरे धीरे जो हमारी वुमेन्स हैं, इन्होंने और क्षेत्रों में भी हमारी जो इनको हम देख रहे हैं कि हर जगह इनकी प्रेजेंस है और अच्छा काम कर रही हैं। स्पोर्ट्स का देख लीजिए, अभी एक हमारी पिछले कुछ महीने पहले एक मोटरसाइकिल का हमारा पूरा महिलाओं का दस्ता था, जो पूरा ऊपर से लेके कन्याकुमारी तक गया था, नीचे तक। आपने हमारी महिलाओं को देखा होगा अटारी बॉर्डर पर परेड करते हुए। हमारी महिलाएं हैं जो 26 जनवरी राजपथ पर भी उन्होंने मोटरसाइकिल जो डेयर डेविल का है वो भी उन्होंने करके दिखाया था। तो महिलाएं हमारी जो है वो अच्छा काम कर रही है। हमारी बीएसएफ की अलग से कोई बटालियन नहीं है महिलाओं की, ऐसी कोई बटालियन जैसे अभी सीआईएसएफ में बन रही है महिला बटालियन, वैसी बीएसएफ में महिला बटालियन नहीं है। हर बटालियन में कुछ ना कुछ उनका कॉम्प्लीमेंट है वहां पर जो ड्यूटी करती है। हर बटालियन में कुछ कुछ एक परसेंटेज फिक्स है कि इतनी होनी चाहिए। अभी भी वो पूरा परसेंटेज हुआ नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी जनरल बॉर्डर की रिक्वायरमेंट है वो इफेक्ट ना करे। मतलब हम सिर्फ नाम के लिए नहीं कि साहब हमें महिलाएं लेनी है तो लेनी है, लेकिन इससे जो फोर्स का मेन जो काम है वो हैम्पर करता है, तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो दैट मस्ट बी एंश्योर्ड कि वो उस पर असर ना पड़े सिर्फ इसलिए कि हमें महिला लानी है। दिस बैलेंस हैज टू बी मेंटेन्ड। वेरी ट्रू, वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच सर, टाइम निकाल करके और इतना अच्छे तरीके से आपने टेक्निकली जो है वो सब चीजें आपने एक्सप्लेन किया, और मेरे जो अपने क्वेश्चन है उसको भी आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, एंड आई एम श्योर मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर व्यूवर्स चाहेंगे तो मैं बीएन शर्मा सर को, आईजी सर को मैं लाइव भी लेकर आना चाहूंगी, जहां पर कि आप लाइव उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और वो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको देन एंड देयर भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सुरेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया, और जब भी आप कहेंगे मैं दोबारा हाजिर हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारत माता की जय। भारत माता की जय।